स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में। तो डाइवर्जेंस थ्योरम की इम्पोर्टेंस को समझने से पहले आप लोगों को पिछले दो वीडियोस का एक छोटा सा रिव्यू करना पड़ेगा, जिसमें हमने स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम के बारे में पढ़ा था। ग्रीन्स थ्योरम पुट अप करता है रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल, but with the condition that it will work only over the xy plane or yz plane या zx plane, means simply plane पे वो वर्क करेगा। स्टोक्स थ्योरम जो है वो भी लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच में ही रिलेशन पुट अप करता है, लेकिन उस पे ग्रीन्स थ्योरम जैसा कोई कंडीशन नहीं है। इसका मतलब सिंपल सा है, इन अ सिंपल वर्ड इफ यू लाइक टू से that Stokes theorem is a generalized form of Green's theorem। अब ग्रीन्स थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम तो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करते हैं, लेकिन जो आज स्टडी हम डाइवर्जेंस थ्योरम का करने वाले हैं वो रिलेशन पुट अप करता है सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच में। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हुआ इसका इंपॉर्टेंस कि डाइवर्जेंस थ्योरम का इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरी चीज, मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चंस दिए थे एज एन असाइनमेंट इन ग्रीन्स थ्योरम में, वो आप लोगों ने किया है, सही किया है, ज़्यादातर लोगों ने किया है वो क्वेश्चन, और ऑलमोस्ट एवरी वन ने वो क्वेश्चन सही किया है। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन स्टोक्स थ्योरम में दिया था वो बहुत कम लोगों ने किया है, और उनमें से भी कई लोगों ने वो गलत किया है। तो सिंपल सा मुझे ये चीज़ नोटिस हुई है कि आप लोगों को स्टोक्स थ्योरम में जो सरफेस इंटीग्रल वाला पार्ट है वो करने में प्रॉब्लम आ रही है, और यही सेम मुझे नोटिस हुआ था जब हम सरफेस इंटीग्रल के क्वेश्चन मैंने दिए थे, उस टाइम पे आप लोगों ने यही सेम प्रॉब्लम आई थी। तो सिंपल सी कहानी है कि आपको सरफेस इंटीग्रल को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रहा है। तो उस कारण से भी ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सरफेस इंटीग्रल का रोल जो है वो टोटली किस पे ट्रांसफर हो जाता है, वॉल्यूम इंटीग्रल पे। तो सरफेस इंटीग्रल का रोल इसमें रहता ही नहीं है, तो डायरेक्टली वो किस पे वर्क हो जाता है, वॉल्यूम इंटीग्रल पे। और वॉल्यूम इंटीग्रल को सॉल्व करना इंस्टेड ऑफ सरफेस इंटीग्रल, वो थोड़ा मेरे एक्सपीरियंस से थोड़ा ईजी हो जाता है। वो हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। So what is divergence theorem? Divergence theorem put up a relation between surface integral and volume integral। ठीक है, अगर मान लो f अगर कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, उसका पार्शियल डेरिवेटिव ऑर्डर भी कंटिन्यूस है, एंड इट इज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन इन अ रीजन v बाउंडेड बाय द क्लोज सरफेस s, देन सरफेस इंटीग्रल ऑफ f डॉट n कैप ds इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ f। अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो स्टोक्स थ्योरम में हम लोग कर्ल का यूज कर रहे थे, मींस नेबला क्रॉस एफ कर रहे थे। यहां पे हम क्या कर रहे हैं डाइवर्जेंस थ्योरम में, नेबला डॉट एफ कर रहे हैं, क्योंकि डाइवर्जेंस क्या होता है, डेल ऑपरेटर डॉट एफ। डेल ऑपरेटर के साथ हम जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो डाइवर्जेंस होता है, डेल ऑपरेटर के साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर को तो वो कर्ल होता है। तो स्टोक्स में थ्योरम में हम कर्ल का यूज कर रहे थे, और यहाँ पे डाइवर्जेंस थ्योरम में हम डाइवर्जेंस का यूज करेंगे, मींस डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे डेल ऑपरेटर के साथ। सो दिस इज द फाइनल स्टेटमेंट, दिस इज द फाइनल इक्वेशन इन डाइवर्जेंस थ्योरम। अब इस डाइवर्जेंस थ्योरम में भी आप लोगों को दो तीन चीजें नोट करनी है। आप लोगों को पता होगा कि जब हम इस सीरीज के वेक्टर कैलकुलस के सीरीज में सेकंड या थर्ड वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि सोलेनॉइडल वेक्टर, और या फिर कोई वेक्टर सोलेनॉइडल कब होता है, कोई वेक्टर इरोटेशनल कब होता है, या फिर किसी स्केलर फंक्शन का मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना हो तो क्या करते हैं, ये सब मैंने उन वीडियोस में डिस्कस किया था। तो आप लोगों को याद होगा कि सोलेनॉइडल वेक्टर क्या होता है, जब किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस जीरो हो, मींस नेबला डॉट एफ अगर जीरो हो, मतलब डेल ऑपरेटर डॉट एफ जीरो हो, तो वो क्या हो जाता है, सोलेनॉइडल वेक्टर। तो इसमें ये स्टेटमेंट में कहा गया है कि अगर एफ सोलेनॉइडल वेक्टर है तो ये जो होगा, ये सरफेस इंटीग्रल वो इक्वल टू जीरो होगा। तो ये ऑब्वियस है, क्योंकि नेबला डॉट एफ जीरो होता है सोलेनॉइडल वेक्टर के लिए, तो ये कंप्लीट इंटीग्रल जीरो हो गया, तो एल एच एस इक्वल टू जीरो हो गया। सो ये कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है
सेकंड पॉइंट इसमें है कि मान लो जनरलाइज फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूं, एफ वेक्टर एफ को कैसे लिख सकते हैं, F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। एन कैप ds को मैं लिख सकता हूं dy dz आई कैप dx dz y जे कैप एंड dx dy के कैप। ओके, सो ये आपके जब इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास ये टर्म बनेगा, ठीक। और बाकी आपको डाइवर्जेंस आपको पता ही है क्या होता है। डाइवर्जेंस में आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। इसको डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट करोगे आपके पास तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, के डॉट के 1 हो जाएगा और अदर वैल्यू सारी जीरो हो जाएंगी। तो यहाँ पे फाइनली आपके पास ये टर्म रहेगा। हमने जब डाइवर्जेंस के क्वेश्चन किए थे तो यही किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। आई होप आप लोगों को याद होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम इवेल्युएट द सरफेस इंटीग्रल दिस वेयर एफ इज गिवन एंड एफ इज 4x i cap minus 2y square j cap plus z square k cap and s is a surface bounding region x square plus y square is equal to 4 and z is equal to 0 z is equal to 3। तो ये आपको एक सरफेस दिया हुआ है, नियरली सिलेंडर लग रहा है और यहाँ पे आपके पास f जो दिया है वो ये दिया है और आपको ये सरफेस इंटीग्रल इवेल्युएट करना है यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम। सो पहला तो स्टेटमेंट है कि पहले हम डाइवर्जेंस थ्योरम लिख लेते हैं। उसका स्टेटमेंट क्या है, आपका ये डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट है। पहला स्टेप हमेशा यही होता है आपका कि एफ निकालो आप। वेक्टर एफ क्या है, फॉर्चुनेटली वेक्टर एफ आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो एफ आपने लिख दिया 4x आई कैप माइनस 2y स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप। सेकेंड स्टेप एफ निकलने के बाद आप क्या करोगे, नेबुला डॉट एफ करोगे, मीन्स डाइवर्जेंस निकालना है एफ का, डाइवर्जेंस निकालना है एफ का। तो डाइवर्जेंस की फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका डाइवर्जेंस ऑफ ये होता है, हमने पिछले स्टार्टिंग के वीडियो में अभी देखा था। सो यहाँ पे F1 क्या होगा, जो आई कैप का कोफिशिएंट है मीन्स 4x, F2 क्या है माइनस 2y स्क्वायर, F3 क्या है z स्क्वायर, यहाँ पे मैंने सब्सटीट्यूट किया, Fx को पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x, ये आ गया 4, माइनस 2x स्क्वायर को यहाँ पर पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू y, तो ये आएगा माइनस 4y। यहाँ पर z स्क्वायर को पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू z, तो ये आ गया 2z। यहाँ पे माइनस 2y स्क्वायर है, ये थोड़ा ध्यान देना। अब जो भी आपका ये निकला है, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आप खुद ही बताओ। आपके पास ये निकल गया नेबुला डॉट एफ मीन्स डाइवर्जेंस निकल गया, इस डाइवर्जेंस को आपको यहाँ सब्सटीट्यूट करना है। पहला स्टेप था वेक्टर निकालना, एफ निकालना। सेकेंड स्टेप में एफ निकालने के बाद उसका डाइवर्जेंस निकालना, डाइवर्जेंस आपने निकाल दिया, इस डाइवर्जेंस का अब सब्सटीट्यूट करोगे आप इस स्टेटमेंट में, इस इक्वेशन में जो कि आपका डाइवर्जेंस थ्योरम का है। सो आपने इस नेबुला डॉट एफ निकालने के बाद इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। अब सब्सटीट्यूट करने के बाद फोर्थ स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन होते हैं, यहाँ तक तो आपको हर क्वेश्चन में सेम करना है डाइवर्जेंस थ्योरम के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट जो स्टेप है उस स्टेप में आपको पहले किसी एक वेरिएबल की लिमिट को सब्सटीट्यूट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे फॉर्चुनेटली z की लिमिट पता है हमें, z इज वेरी फ्रॉम 0 to 3, z की वैल्यू 0 to 3 वेरी कर रही है, तो हम यहाँ पे जो अप्लाई करेंगे z इज इक्वल टू 3 अप्लाई करेंगे। सपोज यहाँ पर कुछ इस तरह का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो और y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। सो हम y की लिमिट यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं क्योंकि हमें y की लिमिट पता है, तो इसीलिए यहाँ पे फॉर्चुनेटली z की लिमिट पता है, तो हम सिंपली किसकी लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे, z की। तो यहाँ पे फाइंड रेंज ऑफ एनी वन वेरिएबल फ्रॉम द रीजन, यहाँ पे z वो रीजन है जहाँ की जिसकी वैल्यू हमें मिल रही है, इसीलिए हमारे पास z की लिमिट हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। z इज वेरी फ्रॉम 0 to 3 आप यहाँ पर देख रहे हो, और जो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर z इज इक्वल टू 0 पे ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर z इज इक्वल टू 3 पे ये है। सो कंप्लीटली आपके पास आप देख रहे हो एक सिलिंड्रिकल शेप बन रहा है। सो z की वैल्यू फाइनली यहाँ पर 0 to 3 वेरी कर रही है, तो मैं लिमिट में z की वैल्यू 0 to 3 सब्सटीट्यूट कर दूंगा यहाँ पे। सो लेट्स सब्सटीट्यूट इट। सो ये मैंने क्या किया, z की लिमिट 0 to 3 यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी। अब लिमिट मिल गया है, अब आपके पास इंटीग्रेंड है, जस्ट इसको z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4z माइनस 4yz प्लस
2z² by 2, so 2 this 2 will cancel, so left with the z². So 4z minus 4yz plus z². so ये आपके पास आया. इसमें फिर आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करें, z इज इक्वल टू 0 to 3. यहाँ पे z नहीं आएगा, यहाँ पे गलती है. 3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आ जाएगा 12 माइनस दिस विल बी 12y प्लस 9. so this will be 12 plus 9, that will be 21 minus 12z. so आपके पास आया 21 minus 12z, सॉरी 12y, 21 minus 12y, क्योंकि z की लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी थी, तो 21 minus 12y हो गया. अब इस स्टेप के बाद आपको xy की लिमिट चाहिए, क्योंकि z की लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी. अब xy की लिमिट चाहिए. xy की लिमिट के लिए आपको सरफेस देखना पड़ेगा. सरफेस आपके पास क्या है, x² plus y² इज इक्वल टू 4. मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर इस तरह का सरफेस होता है, सर्कल सरफेस होता है, सर्कुलर सरफेस, सो इट इज बेटर टू चेंज दैट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट. सो आप इसको पोलर कोऑर्डिनेट में सिंपली चेंज कर दो. तो आपने इसमें देखा होगा, पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने के लिए हम वेरिएबल x को क्या लेते हैं, r cos थीटा, y को r sin थीटा और dx dy को r dr d थीटा, जो कि जैकोबियन से आता है. सो आपके पास यहाँ पे x तो है नहीं, यहाँ पे y है. सो यहाँ y की प्लेस पे आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, r sin थीटा, और dx dy की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, r dr d थीटा. इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब x और y की मीन्स एक्स वाई जो है वो r थीटा में चेंज हो गया. अब r थीटा की हमें चाहिए लिमिट. अब r थीटा की लिमिट सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे. r की वैल्यू आप देखो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 to 2, क्योंकि हमारे पास सर्कुलर रीजन क्या है, x² plus y² इज इक्वल टू 4, मीन्स जिसको हम 2² लिख सकते हैं. तो इसमें x² plus y² इज इक्वल टू a² में रेडियस क्या होता है a, और सेंटर क्या है 0 0. सो a आपके पास रेडियस हो गया, मीन्स a इक्वल टू यहाँ पे 2 है. तो r की वैल्यू कहाँ से वेरी कर रही है, 0 to 2. और आपका थीटा जो वेरी करेगा वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 to 2 पाई. कंप्लीट सर्कल है. यहाँ पे नहीं उसने ऐसा बोला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ना ही उसने ये बोला है कि पॉजिटिव हाफ ऑफ वाई एक्सिस एंड एनीथिंग, इस तरह का उसने कुछ नहीं बोला है. सिंपल एक सर्कुलर सर्कल दे रखा है, इसीलिए जो थीटा का एंगल है कंप्लीटली 0 to 2 पाई वैल्यू करेगी, और r की वैल्यू 0 to 2 वैरी कर रही है, क्योंकि यहाँ पे 4 है जिसको हम 2² लिख सकते हैं. तो r की वैल्यू आपकी 0 to 2 वेरी कर रही है, थीटा की वैल्यू 0 to 2 पाई वेरी कर रही है. जस्ट ये सारी चीज़ें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो. तो हमने y की प्लेस पे r sin थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया, dx dy की प्लेस पे r dr d थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये आ गया फाइनली. अब आप चाहे r के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर लो या थीटा के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर लो, ये आप पे है. तो r की वैल्यू, r के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं, तो ये आ जाएगा अपने पास 21. this is r is will be multiply here, it will becomes r² by 2. so ये आ जाएगा 21r² by 2 minus 12. यहाँ पर r ऑलरेडी है, यहाँ पर भी r, this r will multiply with it, ये बन जाएगा r². so इंटीग्रेट करेंगे तो r³ by 3, this 3 will cancel out with this 12, so you left with 4. so आपके पास यहाँ आ जाएगा 21r² by 2 minus 4r³ sin थीटा. नाउ यू आर अप्लाई द लिमिट फ्रॉम 0 to 2. आपके पास 0 to 2 लिमिट अप्लाई कर दी, 2 आपने यहाँ अप्लाई किया, तो ये आ जाएगा आपके पास 21 मल्टीप्लाई बाय 4 by 2, देन दिस विल कैंसिल आउट, यू लेफ्ट विथ 2. सो 21 क्रॉस 2 इट विल बी 48, सॉरी 42, एंड दिस विल बी 4 क्रॉस 8 32. सो 42 minus 32 sin थीटा, और लोअर लिमिट आप अप्लाई करोगे तो 0, और दिस इज ऑल्सो 0. सो सिंपली आपके पास क्या आ गया, 42 minus 32 sin थीटा. सो आपने ध्यान दिया था पहले हमारे पास सरफेस इंटीग्रल हमारे पास 3 इंटीग्रल्स थे, मीन्स वॉल्यूम इंटीग्रल था. वॉल्यूम इंटीग्रल को हमने z की लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद डबल इंटीग्रल में चेंज कर दिया. पहले वेरिएबल्स 3 थे, 3 से हमारे पास 2 वेरिएबल आए, r थीटा. अब इस r की वैल्यू पे इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास एक ही वेरिएबल बच गया और एक ही इंटीग्रल बच गया थीटा का. तो मेरे पास 3 वेरिएबल से 2 वेरिएबल हुए, 2 वेरिएबल से अब एक वेरिएबल बचा है.
यही प्रोसेस होता है इनको वॉल्यूम इंटीग्रल को सॉल्व करने का, कि पहले थ्री इंटीग्रल्स को पहले दो इंटीग्रल में चेंज करो, दो इंटीग्रल को फिर लाइन इंटीग्रल में चेंज करो, जिसको सॉल्व करने में फिर आसानी होती है। अब लाइन इंटीग्रल बन गया ये। अब इसको सिंपली आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा 42 थीटा माइनस 32, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो आप आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट आप अप्लाई कर दोगे 0 to 2 पाई। नाउ माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस हियर, ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा। अब अप्लाई करोगे आप थीटा के प्लेस पे आप मल्टीप्लाई करोगे 2 पाई, सो 42 क्रॉस 2 पाई, देन 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा 0, तो सिंपली 42 क्रॉस 2 पाई मीन्स 84 पाई, और यहाँ पे कॉस थीटा पे 2 पाई अप्लाई करोगे वो भी 1, 0 अप्लाई करोगे वो भी 1, तो 1 माइनस 1 दैट विल बी 0, सो सॉरी 1 माइनस 1 आएगा यहाँ पे, 1 माइनस 1 दैट विल बी 0। सो आपके पास कंप्लीटली क्या बच गया, 42 क्रॉस 2 इट विल बी 48 पाई। सो फाइनली आपके पास क्या हो गया, 48 पाई इज द करेक्ट आंसर। सो ये प्रोसेस था आपका किस तरीके से डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज करते हैं। अगर मान लीजिए आपके ये प्रॉब्लम बोलता है कि सरफेस इंटीग्रल से सॉल्व करो, तो उस प्रॉब्लम को कैसे करना था, उसके लिए पहले आपको 3 डिफरेंट रीजन लेने पड़ेंगे। ये रीजन z इज इक्वल टू 3 का, फिर z इज इक्वल टू 0 का, और ये जो बीच का सर्कुलर रीजन है वो। मीन्स आपके पास 3 सरफेस होता है, S1, S2 और S3। फिर तीनों इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल निकालने के बाद इन तीनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका सरफेस इंटीग्रल का रिजल्ट। तो आप देख रहे हो कि सरफेस इंटीग्रल से आप करते तो ये प्रॉब्लम बहुत थोड़ा लेंथी और डिफिकल्ट हो सकता था, लेकिन यही आपने इसी प्रॉब्लम में आपने डाइवर्जेंस थ्योरम जैसे ही अप्लाई किया ये बहुत ईजिली हो गया। चलो एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ था डाइवर्जेंस थ्योरम का, आपको इवैल्यूएट करना था ये सरफेस इंटीग्रल, एफ दिया हुआ था, एस दिया हुआ है आपके पास सरफेस। सो आपने डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा, पहला स्टेप आपके पास एफ निकालना, एफ के बाद सेकंड स्टेप आपको डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालना, और डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकलने के बाद आपको सिंपली इस डाइवर्जेंस ऑफ एफ को यहाँ सब्सटीट्यूट करना है। तो आपने यह डाइवर्जेंस ऑफ एफ पे यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया तो आपके पास फाइनली ये रिजल्ट आ गया। अब आपके पास 3 इंटीग्रल्स है, तो नेक्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए कि इन तीनों इंटीग्रल्स में से 3 वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स में सिर्फ एक वेरिएबल की लिमिट सब्सटीट्यूट कर दिया जाए। सो एक लिमिट सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे फॉर्चुनेटली z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, मीन्स z की वैल्यू 0 to 3 वेरी कर रही है, तो मैंने z की वैल्यू 0 to 3 वेरी करा दी और वो लिमिट यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। जब मैंने यहाँ पे लिमिट सब्सटीट्यूट किया तो हमारे पास फाइनली इंटीग्रेट करने के बाद ये टर्म बचा। इसके बाद हमें पहले 3 इंटीग्रल्स थे, अब 2 इंटीग्रल बच गए थे। 2 इंटीग्रल बचने के बाद हमने वापस सरफेस देखा। सरफेस में हमारे पास एक्स स्क्वायर एक सर्कुलर रीजन दिया था, तो नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास एक्स वाई की लिमिट चाहिए। उसके लिए हमें सरफेस का यूज़ लिया। हमने सरफेस देखा, सर्कल था, तो सर्कल में हमने कार्टेशियन को हमने पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर दिया, और यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ आर कॉस थीटा लिख दिया, और वाई था वहाँ आर साइन थीटा लिख दिया। डी एक्स डी वाई की जगह आर डी आर डी थीटा लिख दिया। अब उसको लिखने के बाद हमारे पास ये टर्म बचा। अब बात आती है लिमिट की। सो आर की वैल्यू आप देखोगे सर्कल से तो ये वेरी कर रही है 0 to 2, और जो एंगल है थीटा वो कितना वेरी कर रही है फ्रॉम 0 to 2 पाई, क्योंकि कंप्लीट एक सर्कल दिया हुआ है। तो आर की वैल्यू आपने 0 to 2 सब्सटीट्यूट कर दी, थीटा की वैल्यू 0 to 2 पाई सब्सटीट्यूट कर दी, आर के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर लिया। तो आपके पास इंटीग्रेशन करने के बाद फाइनली आपके पास ये टर्म बचा। अब 2 इंटीग्रल से ये रिड्यूस हो गया लाइन इंटीग्रल में। लाइन इंटीग्रल को आप सिंपली एक ही वेरिएबल है आराम से सॉल्व कर सकते हो। आपने इंटीग्रेट किया तो फाइनली आपके पास 84 पाई आंसर आ गया। सो ये था कंप्लीट प्रोसेस आपका। सो आई होप आप लोगों को डाइवर्जेंस थ्योरम समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 ये मैं आप लोगों को दिए जा रहा हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिमिलर क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन मैंने अभी कराया है सेम टू सेम क्वेश्चन ये है, इसमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। पहले आप लोगों को एक क्विक फिर से बता दे रहा हूँ, ये सरफेस इंटीग्रल है, इसको वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करो। वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करने के लिए आप पहले एफ देख लो क्या है। इस एफ का आपको डाइवर्जेंस निकालना है। डाइवर्जेंस निकालने के बाद वॉल्यूम इंटीग्रल में इसको अप्लाई कर देना है। z की लिमिट 0 to 1 सब्सटीट्यूट करनी है। उसके बाद आपके पास सर्कल दिया है, सर्कल सब्सटीट्यूट करो और देखो फाइनली आंसर क्या आ रहा है।
इस प्रॉब्लम को करते टाइम आपके पास ये दो चीज़ों का यूज़ हो सकता है, करना पड़े आप लोगों को। अगर डी एक्स डी वाई क्या होता है, एरिया ऑफ द सरफेस, डी एक्स डी वाई डी जेड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द सरफेस। ठीक है, ये इन दोनों के बारे में और डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ एट होम।